नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार की। केंद्र सरकार के लिए चुनौती बनी महामारी की। बात करेंगे बंगाल में ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण की। जानेंगे देश में फैली महामारी को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई का क्या है नया फैसला। और बुलेटिन के आखिर में बात महामारी के दौर में केंद्र सरकार के महंगाई के डोज की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के राज्यपाल से की मुलाकात। राज्य में सरकार बनाने का पेश किया दावा। कल ही स्टालिन को चुना गया था डीएमके विधायक दल का नेता। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में डीएमके को मिला बहुमत। 7 मई को स्टालिन लेंगे सीएम पद की शपथ। वैक्सीन डोज को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। सरकार ने 16 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज अब तक देश भर में करवाई। मुफ्त में उपलब्ध। देश के 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट। दिल्ली में 6 से 8 मई के बीच हो सकती है पानी की किल्लत। कल सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और हरियाणा से आपूर्ति से संबंधित मामले की होगी सुनवाई। दिल्ली के एम्स और आरएमएल अस्पताल में कल से शुरू होगा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन। डीआरडीओ ने लगाया है प्लांट। तेजस की तकनीक पर आधारित है प्लांट। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 424 अंकों की बढ़त के साथ 48,678 पर हुआ बंद। निफ्टी 121 अंकों की बढ़त के साथ 14,618 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। इस समय पूरे देश के हालात बेहद खराब बने हुए हैं। बेड, वैक्सीन, ऑक्सीजन, दवाइयां, हर चीज की किल्लत हो गई है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को अवमानना नोटिस थमा दिया है, जिसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उसे राहत मिलेगी, लेकिन यहाँ भी उसे फटकार ही मिली। तो हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को क्यों दिया था अवमानना का नोटिस? आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर क्या की टिप्पणी, देखिए रिपोर्ट। लोगों की सांसें थम रही हैं। इससे बचाव के लिए ऑक्सीजन की देश में कमी दिखाई दे रही है, या यूं कहें कि सरकार ऑक्सीजन की सभी जगह आपूर्ति करने में पूरी तरह से असफल हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से रोज दिल्ली को 700 एमटी ऑक्सीजन सप्लाई करने के आदेश केंद्र सरकार को दिए गए थे, लेकिन केंद्र सरकार दिल्ली को पर्याप्त ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पाई। जिसे लेकर कल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को अवमानना का नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। केंद्र सरकार को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उसे राहत मिल जाएगी। राहत मिली भी। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई पर तो रोक लगा दी, लेकिन केंद्र सरकार की रणनीति पर कई सवाल खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र की जिम्मेदारी है कि आदेश का पालन करें, नाकाम अफसरों को जेल में डालें या फिर अवमानना के लिए तैयार रहें। लेकिन इससे दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो काम करने से ही मिलेगी। सरकार को बताना होगा कि इस समस्या का हल क्या है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई करने के हाईकोर्ट के आदेश को सही करार देते हुए कल यानी 6 मई को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, आप बस एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रहे हैं। कृपया हमें ऑक्सीजन के मांग और उसकी सप्लाई के बारे में बताएं। इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए? महामारी पूरे देश में फैली है। ऑक्सीजन सप्लाई निश्चित करने के रास्ते तलाशने होंगे। हम दिल्ली के लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि अप्रैल से पहले ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब ये अचानक बढ़ी है। दिल्ली में 450 एमटी ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलीलें नहीं मानी। अब केंद्र को कल सुबह सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा कि वो दिल्ली को कैसे 700 एमटी ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार को हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फटकार लगा रहा है, लेकिन सरकार के पास कोई प्लान नहीं दिख रहा जिससे जनता को राहत मिल सके। पीएम मोदी देश में वैक्सीनेशन को लेकर दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि देश में अभी तक अधिकांश जिलों में 10% लोगों को भी टीका नहीं लग पाया। तो क्या है इसके पीछे की वजह? आइए देखते हैं रिपोर्ट में। देश में अब भी हर दिन 3.5 लाख से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। हर दिन लोगों की जान जा रही है, लेकिन इससे बचने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। हालांकि देश में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के अंतर्गत भारत में 9.3% आबादी को टीके की पहली खुराक मिल चुकी है। वहीं दोनों खुराक लेकर पूर्ण टीकाकरण करा चुके लोगों की संख्या अभी 2% का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। भारत में पिछले हफ्ते रोजाना औसतन 23,37,141 टीके लगाए गए। इसके अनुसार ये अनुमान लगाया गया है कि भारत को अगले 10% आबादी को टीके की पहली खुराक देने में 117 दिन लगेंगे। लेकिन वहीं इंडिया टुडे डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के विश्लेषण के अनुसार डिस्ट्रिक्ट वाइज वैक्सीन रोल आउट की संख्या दर्शाती है कि समीक्षा किए गए 726 जिलों में से केवल 37 यानी सिर्फ 5% ने अब तक टीके की कम से कम एक खुराक 20% या उससे अधिक लोगों को दी है। कोविन ऐप के डाटा के अनुसार पुडुचेरी का माहे और गुजरात का जामनगर 2 ऐसे जिले हैं जहां सबसे अधिक लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है।
डेटा के अनुसार इन जिलों में 1/3 जनसंख्या को वैक्सीन का पहली डोज दी जा चुकी है। वहीं बड़ी संख्या में ऐसे जिले हैं जहां वैक्सीनेशन प्रक्रिया का हाल बुरा है। लगभग 58% जिलों में 10% से भी कम है, जबकि 37% जिलों में ये 10 से 20% के बीच है। कर्नाटक का बीजापुर और असम का सालमारा 2 ऐसे जिले हैं जहां सबसे कम टीकाकरण हुआ। ऐप के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों के कई जिलों में 10% से कम आबादी का टीकाकरण हुआ है। इधर राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के कई जिलों में 10% से अधिक आबादी को टीके लगाए गए हैं। पूरे भारत में फिलहाल लगभग 10% आबादी को टीके की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। इसके अलावा भारत में इस समय पर्याप्त संख्या में टीका उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आधार पूनावाला ने कहा है कि देश में टीका आपूर्ति करने के लिए जुलाई तक मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। न दवाई न वैक्सीन, देश के सामने मुश्किल बड़ी है, कैसे हालात सुधारें। महामारी के तेज रफ्तार के बीच आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बाद देश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 3 बार सीएम पद की शपथ ली हो। तो सीएम पद की शपथ लेने के बाद पहली बार क्या कहा ममता बनर्जी ने, देखिए रिपोर्ट। बंगाल में लेफ्ट के 3 दशकों के शासन को खत्म कर 2011 में इतिहास रचने वाली ममता बनर्जी ने एक बार फिर देश की सियासत में स्वर्णिम अक्षरों से टीएमसी का नाम दर्ज करवा लिया है, क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता ने ऐसा कमाल कर दिया कि 292 में से 213 सीटें लाकर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बंगाल में सत्ता के अग्निपथ को पार करके आज उन्होंने लगातार तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली। महामारी की गाइडलाइंस की वजह से शपथ ग्रहण समारोह छोटा ही रखा गया है। ममता बनर्जी ने अकेले ही शपथ ली है। शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता महामारी के खिलाफ लड़ाई रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हंगामे की घटना बर्दाश्त नहीं होगी और ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को अशांति पसंद नहीं है, सभी संयम बनाए रखें। आज से हमारी सरकार कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रही है, ऐसे में शांति को लागू करना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। ममता के इस हुंकार से बीजेपी एक बार फिर हिल गई है और वो बीच में नंदीग्राम के संग्राम को ला रही है। त्रिपुरा की मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने कहा कि ममता नंदीग्राम में हारी, नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री न बने। बीजेपी नेताओं के साथ साथ राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी ममता को राजधर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सरकार संविधान और कानून के हिसाब से चलेगी। भारत एक शानदार लोकतंत्र है जहां सरकार कानून के हिसाब से चलती है। हम इस वक्त संकट से जूझ रहे हैं। मुझे रिपोर्ट मिल रही है, लोग बंगाल को लेकर चिंतित हैं। मैंने मुख्यमंत्री को भी इस बारे में अवगत कराया है। मुझे लगता है कि वो इस बार स्थिति को ठीक तरीके से संभालेंगी। बीजेपी नेताओं और राज्यपाल के इस बयान से साफ है कि वो ममता के सीएम बनने से बौखला उठे हैं, लेकिन अब क्या फायदा, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर कहलाता है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने कोशिशें बहुत की, लेकिन वो विपक्ष की कुर्सी ही हासिल कर पाई और अब लगता है कि 1 साल बाद उसे यूपी में भी विपक्ष की कुर्सी हासिल हो जाएगी, क्योंकि यूपी के पंचायत चुनावों के परिणाम तो यही इशारा कर रहे हैं कि राज्य में बीजेपी का जनाधार तेजी से खिसक रहा है। पंचायत चुनावों में सपा की जीत का डंका बज गया है और अब सपा की निगाहें साल भर में होने वाले विधानसभा चुनावों पर टिक गई हैं। तो क्या रहा यूपी पंचायत चुनाव का परिणाम, देखिए रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इस सेमीफाइनल मुकाबले की रेस में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की साइकिल को इस कदर दौड़ाया कि सत्तारूढ़ बीजेपी को पीछे छोड़ दिया, जबकि नतीजों में बीजेपी हारती नजर आ रही है। हालांकि किसी दल को इस चुनाव में बहुमत नहीं मिला है, लेकिन अभी तक जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को अकेले 447 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश में 690 सीटें मिली हैं। बहुजन समाज पार्टी को 381 सीटों पर जीत हासिल हुई है, वहीं कांग्रेस 76 सीटें जीतने में कामयाब रही। निर्दलीय और अन्य को 1156 सीटें मिली हैं। हालांकि पार्टियों ने अपना चुनाव चिन्ह प्रत्याशियों को नहीं दिया और सिर्फ समर्थित उम्मीदवार उतारे। ऐसे में राज्य चुनाव आयोग ने किसी पार्टी की जीत का ऐलान नहीं किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी आंकड़े पार्टी उम्मीदवारों और उनके अधिकृत प्रत्याशियों की लिस्ट से जुटाए गए हैं। ये आंकड़े बीजेपी के लिए बुरी खबर साबित हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने अंतिम चरण आने के 24 घंटे पहले ही बहुमत तक पहुंचने का ऐलान कर दिया था। बाकायदा पार्टी नेताओं ने इसे मीडिया में भी जारी किया, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी जीत का डंका बजाती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने अपने सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट कर जीते हुए उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को इस दौर में लोगों की मदद करने के लिए आगे आने के लिए कहा।
अब नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी का खुश होना लाजमी है, क्योंकि गांव की ये सियासत ही उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता साफ करेगी। अब देखना होगा कि क्या विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव की साइकिल। यूपी पंचायत चुनाव के फैसले से बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। जनता के फैसले से बीजेपी मुश्किल में है तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से महाराष्ट्र सरकार मुश्किल में फंसी दिख रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से मांग की कि वो मराठा आरक्षण को बचाने के लिए संसद में विधेयक पास कराए। तो मराठा आरक्षण को लेकर क्या कहा कोर्ट ने, देखिए रिपोर्ट। 2018 में भारत सरकार ने महाराष्ट्र के मराठा वर्ग को 16% आरक्षण दिया था। यह आरक्षण ओबीसी जातियों को दिए गए 27% आरक्षण से अलग था। मराठा वर्ग को अलग से आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार ने रिटायर्ड हाईकोर्ट जज जस्टिस गायकवाड़ कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाया। इस विशेष आरक्षण के लागू होने से महाराष्ट्र में कुल आरक्षण 60% से भी ज्यादा हो गया। इसे आधार बनाते हुए कई याचिकाकर्ता बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे। 2019 में दिए फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होनी चाहिए, लेकिन असाधारण स्थिति में किसी वर्ग को विशेष आरक्षण दिया जा सकता है। इस दलील को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण को मंजूरी दे दी, लेकिन इसे घटाकर शिक्षा के लिए 13% और नौकरी के लिए 12% कर दिया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। मामला 5 जजों की संवैधानिक पीठ को सौंपा गया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने अपने फैसले में सबसे पहले कहा कि इंदिरा साहनी फैसले पर दोबारा विचार की जरूरत नहीं है। ऐसे में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% बनी रहेगी। कोर्ट ने इसके परे जाकर दिए गए मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। जजों ने यह भी कहा कि जिस गायकवाड़ कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाकर आरक्षण दिया गया उसमें कहीं भी नजर नहीं आता कि राज्य में कोई ऐसी असाधारण स्थिति थी जिसके चलते किसी वर्ग को विशेष आरक्षण देना जरूरी हो गया था। कोर्ट ने संविधान के 102 में संशोधन और अनुच्छेद 342A को भी असंवैधानिक करार दिया। इससे भविष्य में ये होगा कि राज्य सरकार को किसी वर्ग को SC/BC की लिस्ट में जोड़ने के लिए राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति की सिफारिश भेजनी होगी। राष्ट्रपति राज्यपाल और राज्य सरकार से चर्चा कर लिस्ट में बदलाव को मंजूरी देंगे। मराठा आरक्षण को खारिज किए जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार की परेशानी बढ़ती दिख रही है। सरकार इसके उपाय तलाश रही है। उपाय महामारी के बीच लड़खड़ाती स्वास्थ्य सुविधाओं को संभालने के भी तलाशे जा रहे हैं। केंद्र की तमाम कोशिशें असफल होने के बाद अब आरबीआई की ओर से कई घोषणाएं की गई हैं। तो आरबीआई की ओर से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या खास किए गए ऐलान, देखिए रिपोर्ट। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई महामारी की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। महामारी की पहली लहर के बाद अर्थव्यवस्था में अच्छी रिकवरी दिखी थी। आरबीआई ने माना था कि दूसरी लहर के प्रसार को देखते हुए व्यापक और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत में तेज रिकवरी हुई है। साथ ही अच्छे मानसून से ग्रामीण क्षेत्रों में मांग में तेजी रहने की संभावना है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक जनवरी से मार्च के दौरान खपत बढ़ी है। बिजली की खपत में भी तेजी आई है। भारतीय रेलवे के माल भाड़े में बढ़ोतरी की गई है। अप्रैल में पीएमआई 55.5 पर पहुंच गया। सीपीआई भी बढ़ा है। ये मार्च में 5.5% था। भारत का निर्यात मार्च में काफी बढ़ा है। दलहन, तिलहन और दूसरे जरूरी सामान के काम में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। ऐसा महामारी के कारण सप्लाई चेन की सीरीज टूटने से हुआ है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि निचले स्तर से मजबूत आर्थिक सुधार की स्थिति अब पलट गई है और ताजा संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आरबीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए मार्च 2022 तक महामारी से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की। इसके जरिए बैंक वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, वैक्सीन ट्रांसपोर्ट और निर्यातकों को आसान किस्तों पर लोन उपलब्ध कराएंगे। इसके अतिरिक्त अस्पतालों और हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। राज्यों के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाएगी। ओवरड्राफ्ट में राज्यों को रियायत मिलेगी। गवर्नर ने यह भी कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए केवाईसी नियम में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। वीडियो के जरिए केवाईसी को मंजूरी दी गई है। आरबीआई ने 1 दिसंबर 2021 तक लिमिटेड केवाईसी के उपयोग की अनुमति दी है। और बुलेटिन के आखिर में बात देश में चल रहे तेल के खेल की। तेल की कीमतों में पिछले 18 दिनों से कोई बदलाव नहीं हो रहा था। मोदी सरकार को लग रहा था कि अगर दाम नहीं बढ़े तो वोट बैंक में इजाफा होगा, लेकिन सरकार के अनुमान के उलट नतीजों से बीजेपी को जोरदार धक्का लगा। इसीलिए अब मोदी सरकार ने महामारी के दौर में वैक्सीन का डोज देने की बजाय महंगाई का डोज दे दिया। सरकार ने तेल की कीमतों में फिर इजाफा किया है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही तेल में खेल होना शुरू हो गया है।
जैसा कि पहले ही अनुमान लगाया गया था कि मोदी सरकार केवल जनता को लुभाने के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं कर रही है और अब जब जनता ने सरकार का साथ छोड़ा तो केंद्र ने भी महंगाई का बोझ डाल दिया। चुनावी नतीजे घोषित होते ही लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत में 19 पैसे और डीजल की कीमत में 21 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए 74 पैसे और डीजल 81 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 के पार हो गई हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में पेट्रोल 101 रुपए प्रति लीटर के पार निकल गया है। आने वाले दिनों में भी इनके बढ़ते दामों से राहत की उम्मीद नहीं है। माना जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। शहरों में तेल की कीमतों पर नजर डालें तो श्री गंगानगर में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 61 पैसे है। अनूपनगर में भी पेट्रोल के दाम 100 के पार ही हैं। भोपाल, मुंबई और दिल्ली में भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। इस बढ़ोतरी से साफ हो गया है कि मोदी सरकार लोगों पर लगातार महंगाई का बोझ बढ़ा रही है। इसीलिए जनता ने कई बार सरकार से तेल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की है ताकि इनके दाम में कटौती हो सके। एक अनुमान के अनुसार पेट्रोल के दाम जीएसटी में आए तो ये 75 रुपए लीटर तक आ सकता है, लेकिन सरकार तो जनता के फायदे की बजाय अपनी जेब भरने के बारे में सोच रही है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।